Good morning, class 6th students. Welcome back to your social studies classes. We are studying chapter number 17, and in that we are studying about Mauryan dynasty. In the part 2 of this chapter, we had studied about Ashoka. ठीक है, हमने अशोका के प्रिंसिपल्स के बारे में जाना कि उन्होंने किस प्रकार से कलिंग पर युद्ध जब दर्ज किया तो उनको मन में उनके बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, ग्लानि लगा और उन्होंने बुद्धिज़्म को अपना लिया। और उन्होंने धम्मा के बारे में बताया और उन्होंने ये भी कहा कि आप धम्मा के रूल्स को फॉलो करो। आज हम लोग पढ़ेंगे अशोका धम्मा के बारे में, विच इज ऑन पेज नंबर 199। सो एवरीवन शुड कम टू पेज नंबर 199। अशोका धम्मा। धम्मा इज द प्राकृत फॉर्म ऑफ द संस्कृत वर्ड धर्म। धम्मा शब्द जो है वो कहाँ से बना? ये प्रकृत फॉर्म है, मतलब प्रकृत लैंग्वेज में हम लोग धर्म को ही धम्मा बोलते हैं, जो कि एक संस्कृत शब्द है। इट वॉज अ कोड टू लिव अ वर्चुअस लाइफ। ये एक कोड है जिसके थ्रू आप ये समझते हो कि आपको एक वर्चुअस लाइफ जीनी चाहिए। अशोका's धम्मा वॉज नॉट अ रिलीजन। ये किसी प्रकार का धम्मा जो है किसी प्रकार का धर्म नहीं है, बल्कि ये हमको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताता है जो कि हमारे सोसाइटी में हर एक व्यक्ति में होनी चाहिए। जैसे किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति अच्छा व्यवहार आप करते हो तो ये भी एक प्रकार का धम्मा है। He believed in high ideals। अब अशोक जो थे उनकी जो सोच थी वो बहुत उच्च स्तरीय थी। He wanted people to be peaceful and broad minded। वो ये सोचते थे कि लोग क्या हो, बहुत शांतिपूर्ण अपने जो भी सोसाइटी है उसमें रहें और ब्रॉड माइंडेड हो। ब्रॉड माइंडेड मतलब उनकी सोच सीमित ना हो, छोटी सोच ना हो, बहुत ही अच्छी सोच हो, बड़ी सोच हो। He directed people to be obedient to elders। उन्होंने कहा कि आपको बड़ों की सेवा करनी चाहिए, उनका रिस्पेक्ट, उनका आदर सम्मान करना चाहिए। काइंड टू सर्वेंट्स, नौकरों के साथ भी आपको सहज भाव से रहना चाहिए। एंड रिस्पेक्टफुल टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी आपको बराबर की इज्जत देनी चाहिए। He emphasized the need to respect all religions। उन्होंने ये इस बात पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव दिया कि आपको हर एक रिलीजन को पूरा अच्छी तरीके से बराबर के हक से उसको भी इज्जत देना चाहिए। He stressed on practicing non-violence by putting a restraint on animal killing and condemning wars। उन्होंने इस चीज़ पर रोक लगा दिया कि आपको किसी भी जानवर को मारना नहीं है, शिकार वगैरह नहीं खेलना है और युद्ध मत लड़िए। जब युद्ध लड़ोगे तो क्या होगा? जब वॉर्स को तुम करोगे, लड़ाई करोगे तो क्या होगा? खून खराबा तो होगा ही। वो नहीं चाहते थे ये बात, तो उन्होंने इस चीज़ पर रोक लगा दी। His धम्मा included welfare measures। अब welfare measures इसमें आए जैसे बहुत सारे प्लांट्स को लगाया गया, डिगिंग ऑफ वेल्स, कुआं खोदा गया और बहुत सारे कैनाल्स को भी बनाया गया। अशोक attacked the ceremonies and sacrifices people by practiced by people through his धम्मा। देखो अब अदर पीपल जो इस दौरान अदर जो रिलीजन्स थे और उसमें जो सेरेमनीज और सैक्रिफाइसेस हुआ करती थी, बलिदान जो चढ़ाया जाता था, उस पर उन्होंने किस प्रकार से अटैक किया? धम्मा को ही सहारा बनाते हुए किया। He appointed special officers। उन्होंने स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया और धम्मा महात्मास, जो धम्मा महात्मास के नाम से जानते हैं, टू इम्प्लीमेंट इस धम्मा, कि इस धम्मा को इम्प्लीमेंट किया जाए और फालतू के सेरेमनीज और सैक्रिफाइसेस नहीं होंगे। चलो तो अशोक और बुद्धिज्म आपस में कैसे कोरिलेटेड है ये देखेंगे। When Ashok took up Buddhism, he sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to preach Buddhism। जब अशोक ने बुद्धिज्म को अपना लिया पूर्णतः आफ्टर कलिंगा वॉर, he sent his son Mahendra, तो उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को कहाँ भेज दिया? श्रीलंका भेज दिया, ताकि वहाँ पे लोग बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करें। He also sent a branch of the original Bodhi tree under which the Buddha attained enlightenment। उन्होंने जो ओरिजिनल जो बोधि ट्री है जहाँ पे बुद्ध बैठ करके एनलाइटमेंट, अभी आप लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ना, प्रीवियस चैप्टर 16 में बुद्धिज्म के बारे में, कैसे गौतम बुद्ध बोधि गया में बोधि ट्री के नीचे बैठ करके एनलाइटमेंट अटेन करते हैं आफ्टर 42 डेज ऑफ मेडिटेशन। तो उसी ट्री के एक ब्रांच को उन्होंने अपने बेटे और बेटी के साथ में भेज दिया। He also sent ambassadors to Syria। सीरिया में भी उन्होंने बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए कहा। ग्रीस, इजिप्ट में भी ऐसा उन्होंने कहा।
चलो अब देखोगे अबाउट मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। Modern rulers were good administrators and they were able to unite people of different groups into one large administrative group. तो वो एक बहुत ही अच्छे राजा हुआ करते थे मॉडर्न रूलर्स, और वो क्या काम करते थे, जितने भी भिन्न भिन्न लोग थे उनको सबको एक, उनका मेन ध्येय था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब ढेर सारे लोगों को वो यूनाइट कर सकते थे। कौटिल्य's अर्थशास्त्र, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, जैन and Buddhist texts, Ashokan pillars, rock edicts are the sources which help us to know more about modern administration. तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहाँ से पता चलता है? कौटिल्य या फिर चंद्रगुप्त द्वारा लिखी गई उनकी किताब अर्थशास्त्र से। मेगास्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी थी, ग्रीक एम्बेसडर था वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही पाटलिपुत्र में के दरबार में उन्होंने उसको रहने के लिए बोल दिया था, तो वो जीवन शैली देखा था चंद्रगुप्त मौर्य का, उसको उन्होंने लिखा था इंडिका। उससे पता चलती है कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसके जो कि अशोका द्वारा ही प्रचार प्रसार किए गए, उनसे पता चलता है। और जो अशोका के पिलर्स हैं और रॉक इनग्रेव्स हैं उन सबसे भी हमें पता चलता है। चलिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था? मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में पहले क्या हो गया? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में देखिए द किंग वाज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। राजा जो था वो गवर्नमेंट का हेड होता था, चीफ लीडर होता था। उसको कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी भी कहा जाता था और चीफ जस्टिस ऑफ द लैंड भी, जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी कहा जाता था। ऑल अथॉरिटी ले इन हिज हैंड, सारी की सारी अथॉरिटी उन्हीं के हाथों में हुआ करती थी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अदर ऑफिशियल्स वर देयर टू असिस्ट हिम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनकी सहायता प्रदान करते थे, उनको एडवाइस वगैरह, सलाह वगैरह दिया करते थे। किंग टुक सीक्रेट इंस्पेक्शन टूवर्ड्स टू सी दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज रनिंग एफिशिएंटली। जो राजा होते थे वो सीक्रेटली रात वगैरह में जाकर के अपने प्रजा के बीच में वो भ्रमण किया करते होंगे और वो ये जाना करते होंगे कि हमारी प्रजा खुश है या नहीं। नो मोर मेगास्थनीज रोड दैट द किंग रोड ऑन एलिफेंट व्हेन ही वेंट ऑन अ हंट। मेगास्थनीज ने ये लिखा है कि राजा जो थे वो हाथी पर चढ़ के तब जाया करते थे जब वो हंटिंग के लिए जाते थे, शिकार के लिए जाते थे। ही रोड अ हॉर्स व्हेन ही वेंट ऑन इंस्पेक्शन। घोड़े पे वो कब जाते थे? जब उनको इंस्पेक्शन करना होता था, सुपरविजन करना होता था, देखना होता था कि उनकी प्रजा अच्छी है या नहीं। He appeared in public in a golden palanquin। तो गोल्डन palanquin में वो लोगों के सामने समाज में आते थे। Armed female guards protected him all the time। और जो वेपन्स वगैरह लेकर के जो गार्ड्स होते हैं ना, जो बॉडी गार्ड्स होते हैं, वो फीमेल गार्ड्स, औरतें जो हुआ करती थी वो उनका हमेशा प्रोटेक्शन करती थी। चंद्रगुप्त constantly feared for his life, so he changed his bedroom every night। This is very important। चंद्रगुप्त हमेशा डरे हुए रहते थे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे किंगडम्स को अपने अंतर्गत ले लिया था, अपने अंडर में सब पर उन्होंने जीत हासिल की थी और इस वजह से उन्हें हमेशा डर लगता था कि कोई हमें मृत्यु ना दे दे। तो वो अपने बेडरूम को हर रात बदल दिया करते थे, हर रात वो अलग अलग बेडरूम में सोते थे। चलो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 बिग प्रोविंसेस। 4 बिग प्रोविंसेस में पूरे एम्पायर को डिवाइड किया जाता है। ईच प्रोविंस में एक गवर्नर हुआ करते थे जो कि डायरेक्टली किंग के अंडर में आते थे और वो सब चीज संभालते होंगे। ईच प्रोविंस हैड इट्स ओन कैपिटल व्हिच लुक्ड आफ्टर द प्रोविंस। और हर एक प्रोविंस का अपना एक कैपिटल होता होगा, राजधानी होती होगी जो कि प्रोविंस को देखती होगी। लोकल रूल्स एंड कस्टम्स वर फॉलोड इन ईच प्रोविंस। और लोकल रूल्स जो भी वहाँ के लोग हुआ करते होंगे, रूल्स होते थे ना, कस्टम्स होते थे, वो सब चीज़ें वहाँ पे हुआ करती होंगी। प्रोविंसेस को फिर से डिवाइड किया जाता था डिस्ट्रिक्ट्स और विलेजेस के अंदर। चलो अब सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाओ। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या था? मॉडर्न एम्पायर हैड मेनी सिटीज, बहुत सारी सिटीज थी। इतने जब इनका जो क्षेत्रफल है जिस पर ये राज कर रहे हैं वो ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है सिटीज भी ज़्यादा होंगी। Each city was administered by a committee of 30 officials divided into 6 committees which took care of various departments of the state like this। देखो मॉडर्न एम्पायर में हर एक सिटी में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो कमिटी होती थी 30 ऑफिशियल्स की। उसमें कितनी कमिटीज, एक सिटी में कितनी कमिटीज होती थी?
6 कमिटीज, और वो अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स को देखती थी, जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गया, रजिस्ट्रेशन जो हो रहा है बर्थ और डेथ का, कौन किसका घर में कितने बच्चे हुए, कितने लोग मरे, है ना। सैनिटेशन हो गया, साफ सफाई की व्यवस्था है, लाइटनिंग, ठीक है, वेट्स एंड मेजर्स। वेट्स एंड मेजर्स मतलब आपका कितना तौल के कितना बटखरे वगैरह में जो दिया जा रहा है, कितना सामान दिया जा रहा है, और पब्लिक यूटिलिटीज। दे ऑल्सो हैड अ स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर फॉरेनर्स, और एक स्पेशल डिपार्टमेंट था जो कि फॉरेनर्स के लिए था। चलो, पाटलिपुत्र जो था, अंडरलाइन कर लीजिए, वाज द कैपिटल ऑफ दिस एम्पायर, कैपिटल सिटी ऑफ दिस एम्पायर। इट वॉज अ वेल प्रोटेक्टेड सिटी विद अ डीप डीच। वेल प्रोटेक्टेड सिटी थी, यहाँ पे कोई भी आक्रमण करेगा तो जल्दी वो जीत नहीं पाएगा, बिकॉज डीप डिच बहुत ही गहराई में था, एंड अ हाई वुडन वॉल सराउंडिंग सिटी, और लकड़ी का पूरा जो दीवार था वो अच्छी तरीके से, बहुत भारी भारी लकड़ी का दीवार से पूरी तरीके से सिटी घिरी हुई थी। वॉल में कितने गेट्स थे? 64 गेट्स थे और 570 टावर्स थे। तो अंडरलाइन कर लीजिए। लाइफस्टाइल देखेंगे, लाइफस्टाइल कैसी थी उन लोगों की। According to the Greek ambassador and the author of Indica, Megasthenes, Chandragupta lived in a huge palace in पाटलिपुत्र। तो चंद्रगुप्त एक बहुत ही भारी जो राज दरबार था, राजमहल था पाटलिपुत्र में, वहाँ पे रहा करते थे, which was beautifully decorated and designs in gold and silver। वहाँ पे जो डिजाइन थे वो किससे बनी हुई थी? गोल्ड एंड सिल्वर से। Other than पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला were the important cities। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। पाटलिपुत्र के अलावा, पाटलिपुत्र तो कैपिटल था, उज्जैन और तक्षशिला भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज थे इन द मॉडर्न डायनेस्टी। और तक्षशिला यूनिवर्सिटी में ही आपके चंद्रगुप्त क्या करते थे? प्रोफेसर थे। दे वर इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स। रोड हाईवे कनेक्टेड पाटलिपुत्र विद तक्षशिला। There were other roads linking the capital to other parts of the empire. This helped in administration and trade। चलो, रेवेन्यू पैसा कहाँ से आता था? Various tax systems were implemented to help the ruling power to run the elaborate administration scheme। तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के टैक्स लगाते थे। टैक्स को या तो पैसे के रूप में लिया जाता था या फिर कुछ सर्विस वगैरह करके, ठीक है, अगर आप पैसा नहीं दे सकते हो तो आप काम करो। लैंड टैक्स वॉज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जितना भी अगर आपका फसल होता है तो 1/6 भाग उसको आपको एज अ टैक्स देना होता था, और ये सबसे बिगेस्ट काइंड ऑफ रेवेन्यू था। कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, ट्रेड टैक्स, ये अदर काइंड्स ऑफ रेवेन्यू थे। और उस दौरान पानी पर भी कर लगता था, वाटर टैक्स भी हुआ करता था, इसका भी मेंशन है। आर्मी एंड स्पाइस। आर्मी मतलब क्या होता है? सोल्जर्स, सोल्जर्स आर्मी बनाते हैं, और स्पाइस मतलब जासूस। ठीक है, स्पाइस मतलब क्या होता है? जासूस। जो जासूस होते हैं जो आपको पता लगाते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में, ताकि आपकी जो आप किंगडम में हो क्या है वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहे। मॉडर्न आर्मी हैव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री मतलब फुट सोल्जर्स, जो पैदल सेना नायक जिसको हम लोग जानते हैं। कैवलरी, जो लोग हॉर्समैन होते हैं, जो लोग घोड़े पर चढ़ कर के लड़ाई करते हैं। चैरियट्स, चैरियट्स मतलब रथ। एंड एलिफेंट्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड नेवी। ठीक है, और नेवी के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए एलिफेंट्स और चैरियट्स होते थे। दे ऑल रिसीव रेगुलर सैलरीज, उनको रेगुलर सैलरीज दी जाती थी। मॉडर्न रूलर्स हैड अ नेटवर्क ऑफ मेन एंड वुमेन स्पाइस पोस्टेड विद इन द आर्मी एंड इन वेरियस अदर प्लेसेस विद इन द सिटी। तो मैन और वुमेन दोनों ही जासूस हुआ करते थे मॉडर्न डायनेस्टी में, जो कि हमेशा देखा करते थे, सुपरवाइज किया करते थे सिटी में कि कोई चीज़ कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई है। दे फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ चाणक्य, और वो चाणक्य की नीति को मानते थे। दैट अ रूलर कैन एंश्योर जस्टिस टू हिज पीपल ओनली व्हेन ही कीप्स हिमसेल्फ फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द हैपनिंग्स इन हिज एम्पायर्स। चाणक्य का क्या कहना है कि एक रूलर, एक राजा पूरी अच्छी तरीके से न्याय तभी कर सकता है अपने प्रजाजन के साथ जब वो अच्छी तरीके से अपने प्रजाजनों के बीच में हो रही चीज़ों के बारे में जानेगा। अगर उसको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता रहेगा तो वो अच्छे से न्याय नहीं कर पाएगा। अज्ञान है तो न्याय सही नहीं हो पाएगा। तो ये चंद्रगुप्त का शासन। पीपल कैसे होते थे उस दौरान? लोग कैसे होते थे? वास्ट एम्पायर ऑफ द मॉडर्न किंग्स
कंट्रीज हैड पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो बोलते थे, अलग अलग तरीके से उनके खाने की हैबिट्स थी, ठीक है ना, अलग अलग उनका ऑक्यूपेशन भी था। डेवलपमेंट वॉज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैड अटेन्ड डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो था उस दौरान भी यूनिफॉर्म नहीं था, हर जगह पे सेम काइंड ऑफ डेवलपमेंट नहीं था, अदर स्टेजेस पे डेवलपमेंट था, क्योंकि जो लोग हुआ करते थे वो भी अदर तरीके के हैबिट्स को फॉलो करते थे। सोसाइटी को उनके प्रोफेशन के हिसाब से बांटा गया था, ब्राह्मण्स को हाईएस्ट पोस्ट दी जाती थी, लेकिन उस दौरान जो ट्रेड और कॉमर्स था, व्यापार जो था वो बहुत फ्लरिश हो रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, इसलिए वैश्यास जो उस दौरान थे, जो कि ट्रेड एंड बिजनेस करते हैं, वो उस दौरान बहुत अच्छा कर रहे थे और उनको भी बहुत ही वेल्दी हो गए, वो बहुत पैसा कमा लिया। चलो वेलफेयर मेजर्स क्या क्या हुए? वेलफेयर मेजर्स मतलब लोगों के लिए, समाज सेवा के लिए क्या किया गया? They believed in doing what pleased the people and not what pleased the king. मॉडर्न किंग्स बहुत ही अच्छे थे, वो ये काम वो ऐसे सोचते थे कि लोगों के लिए जो अच्छा है हमें वो करना चाहिए, जो राजा के लिए अच्छा है वो करना ठीक नहीं है। मॉडर्न रूलर्स ने क्या क्या बनवाया? रोड्स, ठीक है, कुआं, वेल्स, रेस्ट हाउसेस जहाँ पे रेस्ट कर सकते थे, स्टे हाउसेस, ठीक है, कैनाल्स बनवाया और अस्पताल भी बनवाए, इसके लिए बीमार और बूढ़े व्यक्ति। चलो केस स्टडी में देखिए क्या लिख रहा है अबाउट आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो उस दौरान आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था ये देख लेंगे। चलो मैनी पैलेसेस हो गए बहुत सारे, स्तूपास, विहारास, पिलर्स, ये सब मॉडर्न डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया। ये सारे जो टैक्स ये लोग लेते थे ना, टैक्स मनी बहुत ज़्यादा ये लोग कलेक्ट करते थे, उसी से ये लोग बनवाते थे। रिच मर्चेंट्स ने टेम्पल्स बनवाए, बुद्धिस्ट मॉन्क्स कंस्ट्रक्टेड बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने क्या बनवाया? मोनास्ट्रीज विद द डोनेशंस रिसीव्ड फ्रॉम रिच फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले जो अमीर व्यक्ति थे वो जो डोनेशंस देते थे, चैरिटी करते थे, जो दान दिया करते होंगे, उससे उन्होंने क्या बनवाई? मोनास्ट्रीज। मोनास्ट्रीज कौन सी प्लेस थी? जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। अशोकन पिलर एट लौरिया बिहार, वहाँ पे बना हुआ है। मॉरियंस एक्सेल्ड इन द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग स्टोन। तो पत्थर पर उनकी जो कलाकृति होती थी ये वो अच्छी तरीके से जानते थे। मोस्ट ऑफ देयर स्कल्पचर्स और फीमेल फिगर्स, बहुत सारे स्कल्पचर्स को फीमेल फिगर्स बनाते थे या फिर यक्षीज बनाते थे, जिसमें आपको फेमिनाइन ब्यूटी के बारे में दिखाया जाता था। पॉलिश अशोकन पिलर्स अभी भी हम देख करके बहुत ज़्यादा अमेज्ड फील करेंगे। पिलर्स वर जनरली मेड ऑफ सिंगल स्टोन। पिलर्स जो होते थे वो एक पत्थर से बनाए जाते थे, जो कि 50 टन का उसका भार होता था और उसकी जो लंबाई होती थी 30 फीट टॉल होती। पिलर्स हैड टू बी चिसल्ड, शेप्ड एंड पॉलिश्ड। पिलर्स को पॉलिश करना पड़ता था और उसको शेप में लाना पड़ता था। कैपिटल ऑफ द कॉलम वाज क्राउन्ड विद द फिगर्स ऑफ बुल्स एंड लॉयंस। जो कैपिटल होता था टाउन का, उसको बुल्स और लॉयंस के फिगर से आपको वो क्राउन करते थे। स्टोन पिलर जो कि लुम्बिनी बेयर्स एन इंस्क्रिप्शन। स्टोन पिलर जो कि लुम्बिनी में है, लुम्बिनी में जहाँ वो प्लेस जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वहाँ पे एक स्टोन पिलर है, उसमें क्या लिखा है? King Piyadasi Ashok, beloved of Devas, in the 20 years of the coronation himself made a royal visit Buddha Shakyamuni, having been born here. A stone railing was built and a stone pillar erected to the Bhagwan. Having been born here, Lumbini village was taxed, reduced and enlightened with the 8th part only. तो किंग पियादासी जो कि अशोक हैं, बिलवेड ऑफ देवास, भगवान के प्यारे, 20 साल तक अपने कॉरोनेशन में उन्होंने रॉयल विजिट किया, वो राजा के तरीके से वहाँ पे आते थे। और बुद्ध शाक्यमुनि हैविंग बीन बॉर्न हियर, क्योंकि बुद्ध शाक्यमुनि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था और वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, राजा किंग अशोक। स्टोन रेलिंग वॉज बिल्ट, स्टोन रेलिंग बनवाया गया और स्टोन पिलर इरेक्टेड टू द भगवान हैविंग बीन बॉर्न हियर। लुम्बिनी विलेज वाज टैक्स, लुम्बिनी गांव जो था वहाँ पे टैक्स को कम कर दिया गया और इस वजह से कम किया गया क्योंकि वहाँ पर भगवान का जन्म हुआ था। अशोकन पिलर विद 4 लाइन फिगर्स इज नाउ एट सारनाथ म्यूजियम। एक अशोकन पिलर है, ये 4 लाइन फिगर्स है इसमें और ये कहाँ पे है? सारनाथ म्यूजियम में। और यही आज हमारा क्या है? नेशनल एम्ब्लेम के नाम से हम लोग इसको ग्रहण करते हैं और जानते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेशनल एम्ब्लेम है ये कहाँ पे है? अभी सारनाथ म्यूजियम में है आपको। और ये किसके दौरान से लिया गया है? अशोकन पिलर।
ये अशोका के डायनेस्टी से ये लिया गया। चलो अब डिक्लाइन कैसे खत्म हो जाता है मॉडर्न एम्पायर, ये देखेंगे हम लोग। डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर देखो, जैसे अशोका की मृत्यु होती है जो मॉडर्न डायनेस्टी है वो टुकड़ों में बढ़ जाती है और उनके जो सक्सेसर्स होते हैं बहुत ही वीक रूलर्स होते हैं, है ना। और द वेरियस रीजन्स ऑफ द वास्ट एम्पायर कट ऑफ फ्रॉम वन अनदर ड्यू टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस की वजह से जो एम्पायर है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है। टैक्स कलेक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और इस वजह से जो लार्ज स्टैंडिंग आर्मी ये लोग मेंटेन करके रखते थे वो मेंटेन नहीं हो पाते क्योंकि सैलरी ये लोग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स्ड, एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वो कोलैप्स हो गया। गवर्नर्स ऑफ वेरियस प्रोविंसेस टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, तो वेरियस प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे उस चीज़ का इन्होंने फ़ायदा उठाया और अपने आप को इंडिपेंडेंस उन्होंने घोषित कर दिया। और इस तरीके से विद इन 50 ईयर्स ऑफ अशोका डेथ, 50 साल अशोक के 50 साल बनने के बाद मौर्यन एम्पायर का अंततः खात्मा हो जाता है। 185 BC में जो लास्ट मॉडर्न रूलर हैं जिनका नाम है बृहद्रथ, उनको पुष्यमित्र शुंगा मार देता है युद्ध में। और इस तरीके से जो लास्ट जो मॉडर्न रूलर हैं बृहद्रथ, इनको पुष्यमित्र शुंगा मार करके उसने अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर लिया और यहाँ से शुंगा डायनेस्टी का आरंभ हो जाता है। Many new dynasties arose after the Mauryas. Shungas and Kanvas in the north and Satavahanas in the Deccan were some prominent ones among them. तो शुंगास और कानवास नॉर्थ में वो अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं और सतवाहनास डेक्कन जो कि साउथ में है वो अपनी डायनेस्टी को स्टैब्लिश करते हैं। तो ये रही आपकी बात अबाउट दी मौर्यन डायनेस्टी। तो दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, है ना, बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर क्या हो गया, फिनिश्ड। ओके क्लास, थैंक यू।